हेलो बच्चों, जब हम अपने आसपास में चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्हें हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है हम लोग का लिविंग बीइंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, चाहे कोई भी सब्सटेंस लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे वो मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मैटर को। मैटर होता क्या है, किस चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो, मतलब वजन हो, और कहीं पे रखने पर वो एरिया कवर करे, कुछ एरिया कवर करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं अभी डेफिनेशन बोल देता हूँ, और नहीं तो आपको पूरे वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो मैटर को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, वैसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिसके पास अपना मास है, मतलब वजन है, और वो जगह छेदता है ना, कहीं पे भी रख दे तो वो क्या करेगा, एरिया कवर करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इसके बाद मैटर के बारे में बताया गया कि मैटर जो होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का मैटर, चाहे हम लोग बात करें आयरन का, चाहे हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी का, चाहे बात करें लकड़ी का, चाहे नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग, किसी भी चीज़ का मैटर जो होता है, मेड होता है, बना हुआ होता है सिमिलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके। सिमिलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है। और इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में भारत के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कनद। उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं फर्दर आगे वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और इसे ग्रीक के साइंटिस्ट भी लोग क्या करते थे, एग्री करते थे। ग्रीक के लोगों ने भी इसी बात को माना कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे चल कर के बाद में क्या पता चला कि एटम जो होता है ना, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, मान करके चले ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया और ये एटम हो गया, है ना, एटम हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो एटम के बाहर जो सेल होता है, सेल और सबसेल का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक प्रिंसिपल के वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर के सेल में रोटेट करता है, मूव करते रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटम जो होता है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगर बात करें चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। इसी का भी अगर बात करें, किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, फ्री स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये हम लोग का एटम है कार्बन का, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 12 हम लोग क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला करके मास हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक, इसको नंबर कहते हैं, और इसको कहते हैं एटॉमिक मास। इसे डिनोट करने के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर, और इसको डिनोट करने के लिए जेड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन या जितना प्रोटॉन होता है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को जोड़ करके एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, शुरुआत में लोगों ने बताया, साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्च करके रिसर्चर लोगों ने बताया कि एटम क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, पता चला कि एटम भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, जो कि फर्दर टूट सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग का एक चीज़ क्लियर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस का। एटम का अगर साइज का बात करें तो ये होता है 10⁻⁻10, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15। ठीक है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज काफ़ी कम होता है। तो भारत के ऋषि मुनि और ग्रीक के भी फिलोसफर ने, साइंटिस्ट ने ये बताया कि चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो 5 चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है फायर, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है एयर, चौथा होता है वाटर और लास्ट होता है हम लोग का है सॉइल। ठीक है, तो ये 5 सब्सटेंस है जिससे मिलकर के कोई भी चीज़ जो हम लोग के आसपास में है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस पता होगा कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा दूँ आपको कि वैसे सभी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, 5 जो ये पाया जाएगा वो लिविंग कहलाएगा। और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक्सेप्शन के साथ होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विदाउट एक्सेप्शन मिलेगा। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वो कहलाएगा हम लोग का लिविंग बीइंग। अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है तो वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो खाना खाता है, मेटाबॉलिज्म करता है, तब वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो मूवमेंट करता है तब वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो सेल्फ कॉन्शियस है तो वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म और जो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये विदाउट एक्सेप्शन आता है। जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा वो डेफिनेटली हम लोग का क्या होगा, लिविंग बीइंग होगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का। आगे इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसी भी सब्सटेंस के, मैटर के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी क्लास में 9th में ही। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैटर के पार्टिकल के बारे में, है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज में 2-3 बातें यहाँ पे हम लोग को समझना है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैटर के अगर पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो मैटर के पार्टिकल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कहता है कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, मैटर चाहे कोई भी हम लोग अपने आसपास में देखें, सॉलिड देखें, लिक्विड देखें या गैस देखें, उसके पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। दूसरा, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, और कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं और इसी वजह से उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। तीसरा हम लोग कहता है पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड का या फिर लिक्विड का या फिर गैस का, वो कंटिन्यूसली एक फोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपने तरफ। क्या होता है, वो पार्टिकल जुड़ा होता है। और ये जो टॉपिक हम लोग का है, पॉइंट जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के वजह से हम लोग अपने आसपास में डिफरेंट स्टेट्स को देखते हैं। पार्टिकल के 3 स्टेट्स जनरली बुक में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, और आगे चल कर हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं कि पार्टिकल के 5 स्टेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसा होता है। हम लोग एक एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, मान करके चलिए कि 3 स्टेट्स है। एक हम लोग का हो गया सॉलिड, एक हो गया हम लोग का गैस, सॉलिड लिक्विड, और तीसरा हम लोग का हो गया गैस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें पार्टिकल के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अगर हम लोग करें तो सॉलिड में अरेंजमेंट इस तरह से होता है, मिनिमम स्पेस इसमें होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सॉलिड। इसका बात करें तो ये हम लोग का हो सकता है लिक्विड, इस तरह से थोड़ा सा इसमें स्पेस देना है, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा गैस। ठीक है, चलिए इतना प्यारा नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो इस तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग इस स्ट्रक्चर से, पिक्चर से समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सॉलिड स्टेट है। यहाँ पे आपको देखने के लिए देखिए, यहाँ पे इस जगह पे आपको स्पेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग का दे रखा है बुक में एनसीईआरटी के, कि एक ग्लास हम लोग पानी लिए, उसमें हम लोग क्या किए, चीनी को, ठीक है, शुगर को। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग का होली गुजरा है, सभी लोगों ने होली का
फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा। तो लोग बहुत तरह से रंग लगाते हैं। जो रंग को पानी में घोर करके लगाते हैं वो क्या करते हैं, रंग के जो पैकेट होता है उसको खोल करके और हम लोग पानी में डाल देते हैं और वो पानी में पूरे इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है ना। तो उससे पूरा पूरा पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है जिस कलर का हम लोग डालते हैं। तो इसमें हम लोग कलर भी ले सकते हैं। जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं वाटर में तो हम लोग क्या पाते हैं कि वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, हर जगह फैल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें क्या है, स्पेस है। जैसे कॉमन सा आप एग्जांपल लेकर के चलिए कि अगर इस क्लासरूम का मैं बात करूं जिसमें बेंच लगे हुए हैं कुछ, और एक बेंच पर ना 4 बच्चा या 5 बच्चा बैठने का कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैं पहले एक बच्चा को बिठाऊं, फिर 2 बच्चा को, फिर 3 बच्चा को, फिर 4 बच्चा को, और मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब ज़बरदस्ती करके अगर मैं बिठा दूं तो मैक्सिमम 5 बच्चा बैठ सकता है, ठीक है। तो उस जगह में बेंच पर स्पेस होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, एडजस्टमेंट हो पाया है। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि वाटर में लिक्विड का अगर बात करें तो लिक्विड में स्पेस है ज़्यादा, इसके वजह से क्या हुआ है, ये सब्सटेंस सॉलिड का बात करें वाटर चीनी के क्रिस्टल का, तो इसमें क्या कर रहा है, इसके स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो अगर हम लोग फर्दर उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे किसी और दूसरे को तो वो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। जैसे 5 बेंच का कैपेसिटी है, 5 बच्चे का कैपेसिटी है किसी बेंच पर, उस पर 5 बच्चा बैठ चुका है, मैं और 5 बच्चा को लाकर उस पर बैठाना चाहूँ तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही समझने का बात है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और वो स्पेस को फिल किया जा सकता है, और उसी स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये शुगर जब डालते हैं तो पानी में घुल जाता है, या फिर कलर डालते हैं तो वो पानी में घुल जाता है। दूसरा कहता है पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है और फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये घूम नहीं सकता है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं लिक्विड और गैस क्या करता है, फ्लो करता है। इसमें एबिलिटी ऑफ फ्लो है, एबिलिटी टू फ्लो है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग लिक्विड को और गैस को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, है ना, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तरल कहते हैं ना, तरल, ठीक है। तो वैसे सभी सब्सटेंस जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करने का एबिलिटी हो, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरल कहते हैं या फिर फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, और पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। लिक्विड का और गैस का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से वो शेप चेंज कर रहा है कह सकते हैं हम लोग, या फिर वो एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है। अब देखिए पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स, है ना, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फोर्स, और फोर्स कौन सा होगा, फोर्स हम लोग का होगा इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि बच्चा को इसमें ना इस पार्टिकुलर पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि इंट्रा डाले कि इंटर डाले। तो आपको इस तरह से समझना है इस चीज़ को कि इंट्रा का मतलब होता है किसी भी स्पेस या एरिया के अंदर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर 2 अलग अलग स्टेट, बिहार और यूपी का बात करें, और उसके मैटर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हम लोग का इंट्रा रिलेशन होगा या इंट्रा मैटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, इन सब जगहों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर किसी पार्टिकल के अंदर का, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर के पार्टिकल का हम लोग बात करें तो इंट्रामोलिकुलर होगा, और सॉलिड के पार्टिकल के बाहर का बात करें तो हम लोग का क्या होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इससे भी बेटर मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर आपने बचपन में कभी क्रिकेट खेला होगा तो आपको पता होगा कि कुछ दिन खेलने के बाद में बैट का हैंडल क्या होता है, टूट जाता है। तो टूट जाता है तो उसे हम लोग चिपकाने के लिए क्या करते हैं, फेविकॉल लाते हैं और लकड़ी का छोटा छोटा पार्टिकल लाते हैं और दोनों को मिक्स करके उसमें हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैट जैसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बैट जैसा स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, और यहाँ पे है हैंडल, और ये बाद में कुछ दिन के बाद टूट गया तो इसमें फेविकॉल लगा करके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो फेविकॉल का पार्टिकल एक अलग सब्सटेंस है और लकड़ी का पार्टिकल अलग सब्सटेंस है, और दोनों जब चिपका है तो ये क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हुआ, ठीक है। लेकिन अगर
हम लोग बात करेंगे लकड़ी के मॉलिक्यूल से ही जुड़ा हुआ है। जैसे एक लकड़ी का पूरा बैट है तो उसका पूरा लकड़ी का मॉलिक्यूल होगा, तो लकड़ी के मॉलिक्यूल के अंदर का अगर बात करें तो हम लोग का क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। तो उसी तरह से यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर पूरा बना हुआ है प्लास्टिक का, तो इसके अंदर का बात करें मतलब ये जो पूरा कंटिन्यूअस प्लास्टिक का ये सब्सटेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हम लोग अभी एटम में पढ़े हैं कि इसको हम लोग छोटा से छोटा जब कर देंगे तो जो सबसे छोटा सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का एटम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है और ये कंटिन्यूअसली पैटर्न से बना हुआ है। हर एक पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक फोर्स से, जिससे हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, फोर्स बहुत ज़्यादा इसमें हाई होता है। अब फोर्स हाई होने की वजह से क्या होता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो सॉलिड का हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का, तो इसमें होता है डेफिनिट शेप। इसका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स शेप होता है। जैसे आप एक ईंट अपने आसपास में देखे होंगे, उसको आप रोज देखिए, आप जब भी उसको देखेंगे ना उसका शेप फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप एक गिलास पानी को लेकर के क्या करें, बॉटल को उछल दे जमीन पर, तो वो क्या होगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसका डेफिनेट शेप होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड का। अब पूछे अगर कोई किस सॉलिड सब्सटेंस का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्या क्यों होता है, तो रीजन क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है उसका अरेंजमेंट जिस तरह से होता है ना, उसके अरेंजमेंट में जो फोर्स लगता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से ये पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकता है, तो शेप भी नहीं चेंज होगा, तो डेफिनेट शेप होगा और वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होगा। बात करें अगर लिक्विड का, तो इसका शेप जो होता है डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, मैं छोटा छोटा लिख दूँ, शेप इसका डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। वॉल्यूम मतलब जिस आर्टिकल में इसको रखेंगे, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, और कोई अगर सब्सटेंस यूटेंसिल आपके पास है उसमें रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। और गैस का बात करें ना, तो इसका डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें कोई नहीं होता है। अब बात करेंगे पार्टिकल के बीच में मूवमेंट करने का, तो ये मूवमेंट भी नहीं कर पाता है इजीली, क्यों, क्योंकि इसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई है। ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, एबिलिटी टू फ्लो है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा फोर्स कम हो जाता है, और इसमें फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो ये काफ़ी इजीली वे में मूव कर पाता है इधर। तो गैसेस स्टेट में पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होता है, जिसकी वजह से फोर्स वीक हो जाता है, तो ये काफ़ी इजीली वे में मूव कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है इसमें, अब बात करें फोर्स अप्लाई होता है जिस सब्सटेंस में हम लोग रखेंगे, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को। ठीक है, इसको हम लोग कंटेनर में हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सॉलिड को जिस कंटेनर में रखेंगे ना, वो उसके बॉटम पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब भी हम लोग सॉलिड को भरेंगे तो अपने बॉटम पे, नीचे तली पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। लिक्विड भी अपने बॉटम पे फोर्स लगाएगा, और जो गैसियस सब्सटेंस होता है ना, वो अपने कंटेनर के चारों तरफ पूरे दीवार पे, वॉल पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये हम लोग का कंपैरिजन था सॉलिड स्टेट का, लिक्विड स्टेट का और गैसियस स्टेट का। और इसमें आप एक यूनिवर्सल आंसर लिख सकते हैं कि इसका, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि शेप क्यों होता है सॉलिड का फिक्स, तो हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है, और इस वजह से इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। पूछ दिया वॉल्यूम क्यों इसका फिक्स होता है, वजह शेप होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे चेंज ऑफ जो स्टेट होता है ना, पार्टिकल क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप को बदल सकता है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि जो हम लोग के आसपास में मैटर पाया जाता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब हम लोग समझेंगे हम लोग के आसपास में जो सॉलिड, लिक्विड, गैस पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे में हम लोग इसको बदल सकते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए दो फैक्टर होता है, एक होता है हम लोग का टेम्परेचर, दूसरा होता है हम लोग का प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो मान करके चलते हैं कि एक सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में है, उसको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, है ना, हीट देंगे हम लोग, मतलब टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे की इन्वर्सली काम करता है, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे हम लोग का
प्रेशर डाउन होगा। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशर हम लोग का क्या होगा, डाउन होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के एसआई यूनिट का और डिवाइस का जिससे हम लोग मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, और इसको मेजर करते हैं हम लोग थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, और इसको हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करें तो बैरोमीटर से, बैरोमीटर से हम लोग इसको मेजर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या बोला मैंने कि अगर किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे और प्रेशर को रिलीज करेंगे, तब वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। होगा यहाँ पे क्या, इसका मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, वीक होगा, और वो उसके बीच में स्पेस क्रिएट होगा जिससे वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है, पार्टिकल मोशन में आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको हम लोग हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में बदल जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने इसका ना कुछ नाम दे दिया। जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गया तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, या फिर इसको हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं, पिघलना, है ना, पिघलना। लिक्विड से गैस में बना तो इसको हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिक्विड को ना ठंडा करके फिर से क्या कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। और गैस को ठंडा करके हम लोग बना सकते हैं लिक्विड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग गर्म करके क्या कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड को हम लोग गर्म करके गैस बना सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। गैस को ठंडा करके हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और लिक्विड को ठंडा करके हम लोग बना सकते हैं फिर से सॉलिड, तो वो कहलाएगा हम लोग का फ्रीजिंग। लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें सॉलिड ना डायरेक्ट क्या होता है, गैस में चेंज कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्ट ठंडा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉलिड में फिर से बदल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन करना होता है। तो इसमें दो फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे या आपको पता होगा कि जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा होता है वो क्या होता है, गैस नहीं, एक्चुअली किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ से जब गैस को लिक्विड बनाना है तो हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, और प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो कभी भी ना अपने गैस के लीक को चेक करने के लिए उसमें जब दबाया होगा, जैसे ही आपके फिंगर में सटा होगा तो आपको ठंडा ठंडा फील हुआ होगा, है ना। तो उससे क्या पता चलता है, टेम्परेचर उसका काफ़ी कम करा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने का एग्जाम्पल है हम लोग का कैम्फर, कैम्फर जिसको हम लोग कपूर कहते हैं हिंदी में। और गैस को डायरेक्ट सॉलिड कर देने के एग्जाम्पल हम लोग का है किसका, CO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस। और ड्राई आइस आपको कहाँ मिलेगा, किसी भी जूस कॉर्नर पे चले जाइए, या फिर गन्ने का जो जूस निकालता है गर्मी के मौसम में उसके पास चले जाइए, आपको व्हाइट कलर का व्हाइट कलर का जो बर्फ दिखेगा वो एक्चुअली में पानी का बर्फ ना होकर के किसका बर्फ होता है, ड्राई आइस का। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, अचानक से ठंडा कर देते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आकर के सीधे क्या हो जाता है, डिपोजिशन होकर के उसका क्या हो जाता है, गैसेस सॉलिड स्टेट में चला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस के भी नाम से जानते हैं। तो कभी भी आप जूस वगैरह पीने जाना तो क्या करें, मना करें कि नहीं मुझे क्या नहीं चाहिए, बर्फ नहीं चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, उस तबियत भी आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचना है। अब थोड़ा सा हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़ने का कोशिश करेंगे। वाटर का हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें ही बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग। ये वाटर के फ्रीजिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखिए। जैसा कि हम लोग को पता है वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बॉइल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हम लोग को पता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बॉइल करता है मतलब खोलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। थोड़ा सा मैं आपको कॉमन चीज़ बता दूं, जो पता आपको होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। तो वाटर जब हम लोग का निकलता है ज़मीन के अंदर से, हैंडपंप से बाहर जब निकाला जाता है, तब उसका टेम्परेचर होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अंडरग्राउंड वाटर का टेम्परेचर है ना, अंडरग्राउंड वाटर का टेम्परेचर क्या है
12 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन किस में होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। मैंने कहा कि पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम गया और पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल भी गया, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये क्या होता है, इस पॉइंट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप इस चीज़ को समझ ले कि पानी जब जमीन के अंदर से हम लोगों ने 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको निकाला है बाहर, और जब इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में, पानी क्या है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से जब सॉलिड में इसको हम लोग बदलने जा रहे हैं तो इसके हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो 12 से इसका टेम्परेचर कम होकर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और लास्ट में क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला आएगा। तो जब उसको हम लोग लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए टेम्परेचर उसको कम करते जाएंगे, जैसे ही ये 0 डिग्री पर आएगा क्या होगा उसका टेम्परेचर जैसे ही वो 0 डिग्री पर आएगा उसका क्या होगा, स्टेट चेंज करके सॉलिड स्टेट में जाना शुरू होने लगेगा और बर्फ में जमने लगेगा, ठीक है। अब देखिए मेल्ट कैसे करेगा, जब हम लोग उसको जमा देंगे टेम्परेचर उसका माइनस में चला जाएगा, मान करके चलते हैं -5 या -10 टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और उसको अगर हम लोग को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट देंगे, हीट देंगे, ठीक है। टेम्परेचर देंगे तो गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर -10 से आते एक समय ऐसा आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला आएगा, ठीक है। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा टेम्परेचर देने के प्रोसेस में, तब वो क्या होगा, जैसे ही 0 पे पहुंचेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आपको उम्मीद मैं करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसमें आगे फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हो जाता है। और पानी बॉयल करता है कितना पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसी के बीच में हम लोग का आता है वेपर, है ना, वेपर, वाटर वेपर, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यही टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पानी ना बॉईल करने से पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले क्या होता है, वाष्प बन के वेपर बन करके उड़ जाता है, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, बरसात के मौसम में जब धूप नहीं निकला होता है तो हम लोग अपने क्लॉथ को घर के अंदर, रूम के अंदर क्या करते हैं, रस्सी टांग करके कपड़े को उस पर डाल देते हैं, सुखा देते हैं, जिससे क्या होता है वो हम लोग का कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। उस कपड़े को सूखने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री तक ले जाने का जरूरत नहीं होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, कपड़ा हम लोग का सूख जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक और जो है बहुत अच्छा बचा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक और होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, हम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के प्रोसेस में होता है, ठीक है। मतलब सॉलिड स्टेट से सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक बर्फ है और बर्फ को हम लोग क्या किए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो गर्म किए जा रहे हैं तो वो अपना क्या कर रहा है, चेंज स्टेट करके लिक्विड स्टेट में आ रहा है, लेकिन वो तुरंत से लिक्विड स्टेट में नहीं बदल जाता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। अब कुछ जो टाइम लगता है तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बात होता है। फ्यूजन कहने का मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग डिफाइन नहीं किया कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ दिया व्हाट इज फ्यूजन, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस इट्स स्टेट या फॉर्म इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड सब्सटेंस में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप इसका मतलब समझ जाए ना तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूजन समझ में आ गया कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने का प्रोसेस क्या कहेगा, फ्यूजन। और लेटेंट हीट मतलब छुपा हुआ उष्मा या गुप्त उष्मा, ठीक है। इसको सबसे सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एक एग्जांपल था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि कागज को जब हम लोग क्या करते हैं, माचिस से या लाइटर से जलाते हैं, सूखा कागज होता है तो वो तुरंत क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी कागज को हम लोग भिगा देते हैं पानी में और उसके बाद जलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जलता है। क्या होता है, पहले उसमें का जो पानी है ना, वो पानी वेपर बन करके उड़ता है, कागज सूखता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो बर्न करता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप समझिए कि सॉलिड सब्सटेंस को क्या करना है, अपना स्टेट बदलना है लिक्विड में, ठीक है, सही बात है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे और प्रेशर कम करेंगे। पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग देते हैं तो होता क्या है, देखिए सिंपल सा आप स्ट्रक्चर समझिए कि ये सॉलिड है जिसमें पार्टिकल क्या है, बहुत पास है, बहुत ही ज़्यादा पास है, और इसको लिक्विड स्टेट में बदलना है। कहने का मतलब है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस क्रिएट करना है और पार्टिकल को दूर भेजना है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए गर्म करते हैं तो कुछ समय ऐसा बीतता है जिसमें क्या होता है, ये गर्म करने के बावजूद भी ये सब्सटेंस, ये जो सॉलिड सब्सटेंस हम लोग गर्म कर रहे हैं लिक्विड में बदलने के लिए, ठीक है, वो
हीट दिए जा रहे हैं हम लोग, दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, तो जो हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं इसको स्टेट बदलने के लिए, वो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, वो टेम्परेचर छुप जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुप्त ऊष्मा कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, मतलब हम लोग सॉलिड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं स्टेट चेंज करने के लिए, उसका टेम्परेचर देने के बाद इसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा नहीं, टेम्परेचर क्या हो गया, छुप गया, पता ही नहीं चला टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, तो टेम्परेचर गया कहाँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि जो हम लोग हीट दे रहे हैं ना, वो हीट क्या कर रहा है, ये जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा था, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई था, इस फोर्स के बॉन्ड को तोड़ने में वो चला जा रहा है हीट हम लोग का, है ना। तभी तो वो पार्टिकल को जब बॉन्ड टूटेगा तब वो दूर दूर हो जाएगा, जैसे ही वो दूर हो जाएगा तो उसका स्टेट चेंज होकर के क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हम लोग कर सकते हैं कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदलते हैं, तो लिक्विड बदलने के प्रोसेस में, ठीक है, जब हम लोग हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, जब उसको हम लोग हीट देते हैं, तो क्या होता है, हीट देने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, और वो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके फोर्स को तोड़ने में, और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी वही हम लोग का सेम है कि लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जब हम लोग हीट देते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट ना क्या होता है, इसके बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है, और इस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करते हैं। मतलब आपको सिंपल ये समझना है कि सॉलिड से लिक्विड बदलने में जब हम लोग हीट देते हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है, टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, इसके बॉन्ड को तोड़ने में। तो ये जो छुपा हुआ एनर्जी था, जो ये कंज्यूम कर लिया है ना, चेंज स्टेट करने में कंज्यूम कर लिया और अपने टेम्परेचर को भी नहीं बढ़ाया, तो वही क्या हुआ है, छुपा हुआ जो एनर्जी है उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको कंटिन्यू बार बार 2 बार 3 बार देखें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का आपको एक अच्छे तरीके से नोट्स बना करके मिलेगा, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आकर के ज्वाइन कर लें और PDF से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा नोट्स होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। ठीक है, तो अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, जो हम लोग का है वेपोराइजेशन एंड कूलिंग इफेक्ट। इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे लिक्विड अपना स्टेट चेंज करके वेपर में बदलता है, और उससे कैसे हम लोग को ठंड जैसा फील होता है। इसका 2-3 मैं लाइव एग्जाम्पल तो नहीं कर सकता हूँ, इसका मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये 3 टॉपिक है जिसके मदद से हम लोग वेपोराइजेशन और कूलिंग इफेक्ट को समझेंगे। तो वेपोराइजेशन आपको पता है क्या होता है, एक चेंज ऑफ स्टेट है जिसमें क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करके गैसियस सब्सटेंस में जाता है। ठीक है, हीट लेगा इस समय लिक्विड से गैस को बदलने के लिए, और टेम्परेचर को बढ़ाएगा, प्रेशर को घटाएगा। ठीक है, प्रेशर को घटाएगा। तो इसमें सबसे पहला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये वेपोराइजेशन होता क्या। वेपोराइजेशन प्रोसेस तो नेचुरल हम लोग देख लिया, अगर एक्सटर्नली हम लोग उसको वेपर बनाने के लिए हीट दे रहे हैं तब वो वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन नेचर में हम लोग हर समय क्या होता है, उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो नेचर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो खुद से अपने आसपास में जहाँ से भी जुगाड़ लगता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को लेकर के क्या करता है, वो वेपर में बदल जाता है ना। कपड़ा सूखने वाला एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कुछ फैक्टर होगा जो वेपोराइजेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। फैक्टर का बात करेंगे तो एरिया होगा, जितना ज़्यादा हम लोग कपड़ा को फैला करके रखेंगे उतना जल्दी वो वेपोराइज करेगा। टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी वेपोराइज करेगा। और तीसरा हम लोग का ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है कि पानी जब वाटर वेपर बनता है तो वाटर वेपर बन करके ना एयर में वो घूमते रहता है, वाटर ड्रॉपलेट, वही आगे चल करके ऊपर जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, कि जो हम लोग का ह्यूमिडिटी है उसे नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये कंपटीशन में काफी पूछा जाता है। हाइग्रोमीटर उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे गर्मी के मौसम में अपने आप लोगों ने ये देखा होगा या किया होगा एक्सपेरिमेंट
या ये प्रोसेस किया होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है, गर्मी होने लगता है गर्मी के मौसम में, तो हम लोग शाम के समय में छत के ऊपर जाकर के पानी छींटते हैं। ठीक है, पानी छींटने के बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलता है। तो उसके पीछे वजह क्या है, वेपोराइजेशन ही होता है। ठीक है, वेयरिंग कॉटन क्लॉथ, गर्मी के मौसम में हम लोग सूती का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उससे हम लोग को रिलीफ मिलता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कैसे रिलीफ मिलता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे इसमें कि जब हम लोग किसी पानी को जो फ्रिज में रखे हुए हैं ठंडा होने के लिए, और उसको जब निकाल करके फ्रिज से बाहर रखते हैं, तो जिस जगह पे रखते हैं उसके बॉटल के चारों तरफ छोटे छोटा पार्टिकल पानी का हम लोग को दिखने लगता है और नीचे में भी आपको फैला हुआ दिखता है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जब भी मैं अपनी क्लास में ये जब पढ़ाता हूँ ये, तो बच्चों से पूछता हूँ तो काफ़ी बच्चे ये जवाब देते हैं ना कि बॉटल के अंदर का पानी ना बाहर निकल गया है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी बच्चा को अगर आंसर समझ में नहीं आता है, आंसर उसे नहीं पता है, फिर भी वो बोले, क्योंकि बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको आंसर पता है या नहीं पता है इससे मायने नहीं रखता है, आप में ना एक हैबिट होना चाहिए बोलने का। क्लास में इससे कंटिन्यूटी बना रहेगा, आप इंटरेक्ट कर पाएंगे और क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है, वेपोराइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे जब हम लोग छत के ऊपर पानी छींटते हैं ना, छत के ऊपर जब हम लोग पानी छींटते हैं शाम के समय में, तो पूरा दिन में ना जो छत का कंक्रीट है वो क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, और उसके वजह से फैन जो हम लोग का सीलिंग फैन लगा हुआ है वो गर्म हवा नीचे की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि हवा जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठ करके हम लोग का छत के पास वो रुका हुआ है और वही हवा फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे स्प्रिंकलिंग करने का, कि छत पे जब हम लोग पानी छींटते हैं तो उससे कैसे हम लोग को ठंडा ठंडा फील होता है। तो छत पे जब हम लोगों ने पानी छींटा है तो क्या हुआ है, ये पानी क्या करेगा, छत पर जो हम लोग डाले हैं पानी, ये अपने आप को वेपर में बदलने के लिए, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए। तो ये क्या करेगा, पानी छत के ऊपर का जो सरफेस है उससे क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उससे वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में बदल जाएगा, और उससे क्या होगा, हम लोग का टेम्परेचर छत का या घर का थोड़ा सा कम होगा, जो कि राहत देगा हम लोग का। दूसरा है वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। वो पानी को रिटेन करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, और इसी का हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। किसमें, गर्मी के मौसम में कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। इसमें क्या हुआ है, पानी पसीना एब्जॉर्ब हो गया हर जगह। अब पसीना एब्जॉर्ब हो गया है, अब वो जो पानी या पसीना जो भी आपको अच्छा लगता है कहें, उसको क्या करना है, अपना स्टेट चेंज करना है लिक्विड से गैसेस स्टेट में। तो वो क्या करेगा, हम लोग के बॉडी से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वो गैसेस स्टेट में या फिर वेपर में बन जाएगा। और जैसे ही हम लोग के बॉडी से हीट रिलीज किया तो हम लोग को ठंडा ठंडा फील होता है। सही बात है ना। और तीसरा टाइनी ड्रॉपलेट, जैसे ही फ्रिज से हम लोग निकालते हैं क्या, ठंडा पानी का बॉटल जो कि ठंडा हो चुका है और बाहर रखते हैं, तो उसके ऊपर पानी का छोटा छोटा बूंद आ जाता है, और कुछ नीचे भी उसके बॉटम पर भी हम लोग को बिखरा दिखता है। तो वजह ये नहीं है कि पानी के बॉटल से अंदर से पानी नहीं आता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हीट बाहर के सराउंडिंग में आता है, कपड़ा सुखाते हैं या नदी पर या फिर रूम के अंदर जो पानी गिरा हुआ है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है कि जो लिक्विड था वो वाटर वेपर बन करके एयर में घूम रहा है। ठीक है, तो जो हीट गेन करके वाटर वेपर बना है, अब वाटर का बॉटल जब हम लोग फ्रिज से निकालें, ठीक है, मान के चलिए कि वाटर का बॉटल है, फ्रिज से इसको हम लोग ने निकाला है। ठीक है, तो ये बॉटल के अंदर का पानी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से काफ़ी कम है। ठीक है, और इसके वजह से जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का जो वाटर वेपर है गैसेस स्टेट में घूम रहा है, जैसे ही इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, ठीक है, तो अपना हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जैसे ही हीट रिलीज करेगा तो उसका स्टेट चेंज होकर के फिर से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो अगर आपने पहले कभी ये आंसर दिया है कि वाटर बॉटल के ऊपर जो पानी जमता है वाटर के बॉटल के अंदर से आता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि वो क्या होता है, जो आपका ह्यूमिडिटी है ना, जो स्टेट चेंज किया हुआ है हीट लेकर के, जैसे ही वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आता है तो वो हीट रिलीज कर देता है और फिर से वो अपना लिक्विड स्टेट में आ जाता है ना। तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। इसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके कोशिश करिएगा करने का प्रैक्टिस, अगर बनता है तो ठीक है। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रह गया है, ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।